नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और व्यक्ति विशेष में आज बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इस समय चर्चा में है। चर्चा में सीबीआई को लेकर के है, लेकिन हम आपको सारी जानकारी के साथ ये बताएंगे कि ममता बनर्जी का करियर कैसे शुरू हुआ था, बचपन कैसे बीता ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री कब कब बनी, उसके पहले केंद्रीय मंत्री कब थी और कैसे अपने लाइफ स्टाइल से लोगों के दिल में जगह बना ली। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से सारे लोग जानते हैं और उनका जादू बंगाल में चलता है। कब किस मुद्दे को जनता के भावना के साथ जोड़ दिया जाए, ये ममता बनर्जी से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। चाहे वो सिंगूर का मामला हो या फिर सीबीआई का मामला हो, और मामले को कैसे जनता के बीच लेकर के जाना है। धरना प्रदर्शन की राजनीति जो बाद में केजरीवाल ने शुरू की, अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी इसकी फाउंडर मानी जा सकती है। ममता बनर्जी राजनीति में यूं ही नहीं आई, इनका बचपन बहुत सादगी में था और आज भी ममता दीदी को आप हाई फाई स्टाइल में नहीं देखते होंगे, यानी कि एक सिंपल जीवन को जीना, सिंपल चीजों को बताना, और लोग अनायास ही ममता बनर्जी की ओर चले आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है, ये 5 जनवरी 1955 को इनका जन्म हुआ है और ये 8वीं चीफ मिनिस्टर है बंगाल की। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 8th चीफ मिनिस्टर है ये। 2011 से लगातार मुख्यमंत्री रही है। साथ ही साथ पहली महिला है जो बंगाल में इस पद पर आई। इसके साथ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक अपनी पार्टी बना ली जो टीएमसी के नाम से जाना जाता है, AITAC या फिर टीएमसी के नाम से ज्यादा पॉपुलर ये पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस से अलग होने के बाद ये पार्टी बनाई गई थी और चुनाव में काफी फायदा इस पार्टी को मिला। और इस पार्टी को जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर ये देखा जाए तो 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, रेलवे में रेलवे मंत्री रही हैं ममता बनर्जी 2 बार। ये सेंट्रल मिनिस्टर रही और पहली महिला थी जो केंद्रीय मंत्री बनी रेलवे विभाग में। साथ ही साथ कोयला मंत्रालय को भी इन्होंने संभाला। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रेल मंत्रालय के साथ साथ कोयला विभाग को भी ममता बनर्जी ने पहले संभालने का उनके पास अनुभव है। उसके बाद वो बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी भारत सरकार में कैबिनेट में उन्होंने अपने पद को संभाला है। ये भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले इन सारे पदों पर पहले उनको अनुभव रहा है। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और वेस्ट बंगाल का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये इसको बनाने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। सिंगूर वाला आंदोलन सभी लोगों को याद होगा। 2011 में जब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी टीएमसी की, तो उस समय वेस्ट बंगाल में उन्होंने 34 साल की पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो थी मार्क्सिस्ट वाले, जिसको लेफ्ट के नाम से जाना जाता है, इनको हराने के बाद टीएमसी आई थी और एक बहुत बड़ी जीत मानी गई थी। एक नया आंदोलन खड़ा की थी और जिस प्रकार से कैडर था कम्युनिस्ट का कैडर, उसी प्रकार से ममता बनर्जी का भी एक कैडर बेस्ड पार्टी बन गया। और ऐसा माना जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी जब होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस का चांस होता है। यही कारण है कि बीजेपी की जब पेनिट्रेशन हो रही है बंगाल की ओर में, तो वहां पर मतलब साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पेनिट्रेशन हो रही है, लेकिन आप देखेंगे तो बंगाल में लगातार वायलेंस का दौर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बंगाल की शुरू से राजनीतिक परंपरा रही है कि कैडर बेस्ड पार्टी में हिंसा होते रहती है, मुद्दे बदलते रहते हैं और चुनाव के वक्त ये सारा कुछ आपको दिखाया जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस खेल में जो अपने आप को सबसे बेस्ट दिखा दे, सर्वश्रेष्ठ दिखा दे, वही आगे बढ़ता है और उसी की विजय हासिल होती है। तो चलिए
अर्ली लाइफ और एजुकेशन अगर देखा जाए तो हम आपको ये बता दें कि उसके पहले 2012 ईस्वी में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ वर्ल्ड में ममता बनर्जी का नाम आ चुका है। टाइम मैगजीन ने ये नाम प्रकाशित किया था वर्ष 2012 में। इसी वर्ष ब्लूमबर्ग मार्केट कंपनी ने, जो प्रकाशित की जाती है इनके द्वारा पत्रिका, उसमें टॉप 50 लोगों में अमॉन्ग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन वर्ल्ड, इसमें भी नाम इनका लाया गया था, ममता बनर्जी का। तो कितनी लोकप्रिय शख्सियत होगी ये, इसका जानकारी आप ले सकते हैं, आपको पता चलेगा। इनकी अर्ली लाइफ को अगर देखा जाए तो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म था, जो हमने पहले बताया 1955 5 जनवरी को। प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी इनके पेरेंट्स हैं। और बाद में लेकिन लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सिर्फ 17 वर्ष की थी ममता बनर्जी जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी। उस समय ममता बनर्जी की उम्र सिर्फ 17 वर्ष से थी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना स्ट्रगल भरा जीवन रहा होगा ममता बनर्जी का इस मुकाम को हासिल करने के लिए। 1970 के दशक में हायर सेकेंडरी के पास जो उन्होंने किया है देशबंधु शिशु शिक्षालय से, और इसके बाद ऑनर्स की डिग्री हिस्ट्री से लेने के बाद जोगा माया देवी कॉलेज से, जो कलकत्ता में ही स्थित है कॉलेज, और बाद में इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से उन्होंने ये चीजों को हासिल किया। और उसके बाद श्री शिक्षा यतन कॉलेज से, और साथ में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कलकत्ता, साथ में डॉक्टर्स ऑफ लेटर भी इनके पास है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। कई डिग्री एजुकेशन की इन्होंने हासिल की है। और 15 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जब ये 15 वर्ष की ही थी उस समय से राजनीतिक सफर की शुरुआत हो जाती है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जोगमाया देवी कॉलेज जब था, जिस समय में छात्र परिषद यूनियन था उसमें, और स्टूडेंट विंग जब हुआ था, कांग्रेस आई उस समय हुआ करता था, तो कांग्रेस आई पार्टी के को डिफीटिंग करने के लिए डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से ये आई थी। और उस समय ही ये कॉलेज में जीत गई थी चुनाव। इसके बाद कांग्रेस आई में आ गई वेस्ट बंगाल में, और कई पोजीशन पर लगातार रही, और अपने जो लोकप्रियता थी ममता बनर्जी की, ये लोकप्रियता हासिल किया गया है। खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो उस वक्त में जब ये हासिल हुआ था मुकाम, किस चीज का, जब कांग्रेस आई में थी। बनर्जी की अगर आप दूसरी चीजों को देखेंगे तो एक बहुत अच्छी वो कला के माध्यम से चीजों को बनाती हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग वो करती हैं, और बहुत अच्छी कवियत्री भी रही है। तो उनकी भावनात्मक लगाव भी कविता में दिखती है। लगभग 300 पेंटिंग उनके बिक चुके हैं 9 करोड़ रुपया में। आप अंदाजा कर सकते हैं इसका कि सुदीप्तो सेन की एक पेंटिंग जो थी वो शारदा स्कैम के ऊपर में, तो वो तो 1.8 करोड़ में आ गया था। शारदा स्कैम इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर स्कैम है, और इसके चलते ही पूरा शारदा चिट फंड घोटाला, और साथ में शारदा चिट फंड घोटाला के साथ साथ आपको ये बता दें कि रोज वैली जो स्कीम थी बहुत पॉपुलर, झारखंड में भी था, इसके डूबने के बाद जो जांच शुरू हुआ उसके बाद ये पूरी राजनीति शुरू हुई है। इसमें कौन दोषी है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी को भी इसमें पैसा मिला था, ऐसे कई सवाल होंगे कि ममता बनर्जी के बारे खुलकर इस समय में ना ही बंगाल के यूट्यूब चैनल्स में कोई बताते हैं और ना ही कोई चैनल पर, क्योंकि वहां माना जाता है कि जिसने भी सवाल उठाया है उसकी जवाब दूसरे प्रकार से दी जाती है। तो पॉलिटिकल कैरियर तो हमने बताया आपको कि कांग्रेस पार्टी से शुरुआत हुई है ममता बनर्जी की 1970 के दशक में, और इसके बाद लोकल कांग्रेस में उनकी अच्छी पकड़ होती गई। महिला कांग्रेस बन गया 1976 से 1980 के बीच
1976 से 1980 के बीच महिला कांग्रेस विंग की ये अध्यक्ष बन गई। 1984 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था कांग्रेस का, तो जो ममता बनर्जी थी, इनको इंडिया का यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड दिया गया था, क्योंकि वो उस समय में कम्युनिस्ट के सोमनाथ चटर्जी का आप नाम सुन रखे होंगे, जो बहुत फेमस नेता रहे हैं, बाद में लोकसभा स्पीकर भी बने, हंसते बहुत कम थे। तो सोमनाथ चटर्जी जो है उनको इन्होंने हराया था। तो सबसे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री का खिताब जो है वो खिताब जुड़ गया था एक समय में ममता बनर्जी के साथ में। इसके बाद जादवपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी वो चुनाव जीत गई और जनरल सेक्रेटरी भी इंडियन यूथ कांग्रेस की बन गई। लेकिन 1989 में वो चुनाव हार गई और एंटी कांग्रेस वेव आया था उस समय में। तो जब 1991 के जनरल इलेक्शन में भी वो हार गई, तो उन्होंने कलकत्ता का साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना था। उस वक्त कोलकाता का साउथ जो सीट था उसको 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 इस सारे चुनाव में दक्षिण कलकत्ता में वो लगातार चुनाव जीतती गई, अपना गढ़ बना ली और वहां ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले चुनाव में। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी 1991 में, तो ममता बनर्जी यूनियन मिनिस्टर बनाई गई ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की। ये 1991 की बात है और विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट भी इनको दिया गया था। जब उन्होंने अपने समय में जिस समय में अलग अलग जगह पर वो अनाउंस करती थी, उनकी बहुत प्रॉब्लम भी होती रही है कैबिनेट मिनिस्ट्री में और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पद से वो रिजाइन कर दी। बाद में रिजाइन के बाद ब्रिगेड पैरेड करवाया था कोलकाता में। इसके बाद तो जैसे उनकी कांग्रेस के साथ दूरी बढ़ने लगी थोड़ी। 1993 की बात है जब वो कोई पोर्टफोलियो में नहीं रही थी। लेकिन 1996 में जब चुनाव हुआ तो सीपीआईएम को फिर से एक बार उसने कोशिश किया टक्कर देने का और क्लीन कांग्रेस वाला फार्मूला लाया कि कांग्रेस हटाओ। आज ये चीज आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि हम आपके साथ में खड़े हैं। तो एक प्रकार से मुद्दे को बनाना, मुद्दा को कैसे जनता के बीच लेकर के जाना है, ये सारी चीज अगर कोई सीखे तो ममता बनर्जी से आप सीख सकते हैं कि मुद्दा कब उठाया जाता है, मुद्दा को कब गिराया जाता है, कौन मुद्दे को कैसे लेकर के चलना है। सारी चीज ममता बनर्जी के पास कला है लेकर के चलने का। लेकिन 1999 ईस्वी में बीजेपी के साथ वो आ गई, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के साथ चली गई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में और रेलवे मिनिस्ट्री का उनको दिया गया जिम्मेवारी। तो पहली बार रेलवे मिनिस्टर वो बन गए इन द ईयर 2002 में और रेलवे बजट भी वो लाई है उसके बाद में। उस समय में उन्होंने न्यू जो बाई वीकली ट्रेन थी नई दिल्ली से सियालदा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, 4 एक्सप्रेस ट्रेन का कॉन्सेप्ट, ऐसी कई चीजों को उसने किया। दार्जिलिंग क्षेत्र में खास करके हिमालयन सेक्शन में उन्होंने किया। एनडीए के साथ 2001 में जब तहलका एक्सपोज आया था, उसमें ऑपरेशन वेस्ट करके एक आया था तहलका में, तो उसमें एनडीए कैबिनेट से वो हट गई थी और इसके बाद कांग्रेस में फिर आ गई 2001 के इलेक्शन में उसी समय पर। तो ऐसे आना जाना चलते रहता है। फिर से हो सकता है आने वाले समय में ममता बनर्जी कब किस में चली जाएगी, कब किसको छोड़ देगी, ये ममता बनर्जी ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरी खासियत है कि ममता बनर्जी की जो सादगी वाला जीवन है वो अरविंद केजरीवाल जैसा है। वो जो दिखाया जा रहा है जनता को, वो बहुत पॉपुलर हो जाती है जनता के बीच में और कोई भी एक मुद्दे को पलट करके उस मुद्दे से हट करके राजनीतिकरण करके और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर लेना, ये उनकी खासियत रही। यही कारण है कि समीक्षक बता ही नहीं पाते हैं कि ममता बनर्जी अब किस और जाएगी और इनकी अगली चुनाव में क्या पोजीशन होगा। 2009 में फिर यूपीए के साथ आ गई ममता बनर्जी। इसमें एफडीआई का इन्होंने कई बार विरोध किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। आज कोई भी सरकार आ जाए तो फिक्स डिपॉजिट वाला जो स्कीम है एफडीआई का, उसको तोड़ नहीं सकती है,
कि विदेशी कंपनी का हालांकि विरोध करती हैं कि नहीं, वो विदेशी कंपनी नहीं आना चाहिए। जनता जब तक पढ़ी लिखी नहीं होगी वो समझ ही नहीं पाएगी कि 2 साल पहले कौन क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं। मतलब 2 साल में ही चीजें कैसे बदल जाती हैं, ये समझना वाकई में काफी मुश्किल है, क्योंकि ये जनता को तय करने भी नहीं आता है और ममता बनर्जी को लेकर के खास करके करना मुश्किल भी हो जाता है। इसी प्रकार से नंदीग्राम वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था ये भी काफी फेमस था, वायलेंस वेस्ट बंगाल का, जिसमें आर्म्ड पुलिस का जो था रूरल एरिया डिस्ट्रिक्ट में जो पूर्व मिदनीपुर है, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर के हुआ था। और मनमोहन सिंह के समय की ये बात है, उस समय में भी काफी टेंशन हुआ था सरकार को लेकर के। एक बार रेलवे मिनिस्टर फिर से ये बनी है 2009 में ममता बनर्जी, और सेकेंड टाइम में जब दुरंतो एक्सप्रेस इन्होंने शुरू किया था, जम्मू बारामूला लाइन शुरू किया, कलकत्ता मेट्रो को थोड़ा इंडिपेंडेंट जोन बनाया, तो ये सारी चीजों की इन्होंने घोषणा की थी अपने समय में। बंगाल का मुख्यमंत्री 2011 से 16 बार इनका पहला समय था, जब ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी के नाम से जाना जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हट करके इन्होंने तैयारी शुरू की थी। और ये जो इनकी जीत थी इसको इन्होंने चेंज किया और केंद्र से ये राज्य में आ गए कि राज्य की राजनीति में हम रहेंगे। और उसी समय पर लगभग 400 एकड़ का जो सिंगूर वाला मामला था, सिंगूर के फार्मर का, कि कैबिनेट है डिसाइडेड टू रिटर्न 400 एकड़ जमीन वापस करना है किसानों को, तो टाटा स्टील ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, सिंगूर वाला जो नैनो कार की प्रोजेक्ट थी। तो ये धीरे धीरे चेंज हुआ है बाद में जाकर के। अब गोरखालैंड वाला भी मामला उस समय में काफी उठा था, यूनिसेफ का भी मामला आया था वहां पर। इसी प्रकार से अब एक चीज और बता दें कि प्राइस हाइक को लेकर के भी ममता बनर्जी जनता के साथ खड़ी हो जाती है और जनता की आवाज बन जाती है। पेट्रोल का जितना दाम बढ़ते रहता है उसको लेकर के बिल गेट्स बंगाल के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट किए थे। फेसबुक की टीम भी इसकी रैली को लेकर के कई बार सवाल उठा चुकी है। तो अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी कब किसको सपोर्ट करती है थोड़ा मुश्किल है। अगर कंट्रोवर्सी देखें तो ममता बनर्जी के जीवन में शारदा ग्रुप का फाइनेंशियल स्कैंडल सबसे बड़ा है और रोज वैली फाइनेंशियल स्कैंडल जो अभी भी बवाल चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों में करोड़ों रुपया की बात है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अभी तक चलाया जा रहा है। तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ये कैरी हुआ था जिसमें ये चीजें आई थी कि सरकार के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सारी चीजें दिक्कतें होती हैं। अब जो दिक्कत है ये है राजीव कुमार को लेकर, जो पुलिस कमिश्नर है, तो उनके ऊपर में भी कई चार्जेस हैं कि वो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं किसी प्रकार से, और इसे लेकर ही नया विवाद सामने आया था कि उनको अरेस्ट करने के जो सीबीआई की टीम गई थी उसको ही अरेस्ट कर लिया था बंगाल की पुलिस। अब आपको बताते हैं कि हमारा संविधान इस पर क्या कहता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में है कि वो सीधा राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है कहीं पर तो केंद्र के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो हर जगह पर केंद्र के मंत्री जाते हैं तो उनकी अरेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा एक मामला पहले तमिलनाडु में आया था जहां पर जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो केंद्र सरकार के 2 मंत्री थे, टीआर बालू उसमें से एक थे, तो उनको और मारन दूसरे थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया था कि हमारे जमीन पर आने नहीं देंगे। तो आप समझिए कि भारत के 29 राज्य 29 देश बन जाएंगे। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें साफ तौर पर है कि पूरी गणित जो है वो भारत में भारत सरकार के साथ में है, यानी कि इस फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चाह करके भी भारत सरकार को चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा फेडरेशन में रेसिडुअरी पावर और अदर पावर उसका इंक्लिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर हो जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर अगर देखेंगे तो सीबीआई को अगर स्टेट पुलिस अरेस्ट कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर स्टेट पुलिस अरेस्ट कर लेती है, सीआईएसएफ और बीएसएफ के पुलिस ऑफिसर्स को अगर अरेस्ट कर लेती है, आईएएस ऑफिसर्स को अगर स्टेट पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो ये हमारा संघीय ढांचा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
और ये खतरा क्या हो सकता है? इस खतरे में सबसे बड़ी चैलेंज आती है कि क्या आने वाले समय में हर राज्य ऐसा करने लगेंगे तो केंद्र के हाथ में कोई ताकत नहीं बचेगा, सारी ताकत शिफ्ट हो जाएगी और शिफ्टिंग कहाँ चला जाएगा? राज्यों की ओर चला जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हुए आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि व्हेन अ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, central government must think about that state under article 355. First of all, central government has to just convince the state government and corporation. उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी मर्यादा क्या है, आपके काम क्या है। जब तक किसी राज्य में संवैधानिक संकट नहीं हो जाता है, जैसा कि एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इफ देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस इज देयर ओनली देन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन द स्टेट। तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होगा, अगर राज्यपाल ऐसा रिपोर्ट करते हैं, तभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। दूसरी चीज होती है कि जनता की भावना के साथ मिलकर के चलना। मतलब ममता बनर्जी ये चाहती है कि उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए, क्योंकि जितनी बड़ी कार्रवाई होगी जनता का सेंटीमेंट्स ममता बनर्जी के साथ चला जाएगा और जो वोट बैंक जो है वो जो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा था वो फिर से ममता बनर्जी की ओर आ जाएगा। उनके कार्यकर्ताओं में एक दूसरा जोश आएगा जो बंगाल में हो चुका है। तो ये एक राजनीतिक मामला है। संवैधानिक तौर पर अगर देखेंगे तो किसी भी राज्य में अरेस्ट करने की ताकत नहीं है। तो हमारे साथ आप जुड़िएगा। जुड़ने का एक मात्र सीधा सा उपाय है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई ये वीडियो कैसा लगा, उनके जीवनी पर आधारित ये वीडियो हमने बताया आपको, विवादों को बताया, और भी बाकी चीज देखना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके रहिएगा। परीक्षा के लिए भी सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।